डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बता रहा था, यानी विद्युत के बारे में। तो शुरू में मैंने आपको बताया कि इसको 6 भागों में हमने बांटा है, 6 पार्ट्स में। पहला पार्ट हमने आवेश के बारे में, उसके 2 वीडियो आ चुके हैं, वो हम पढ़ चुके हैं। अब दूसरा पार्ट हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों जिस प्रकार से द्रव्यमान के चारों ओर एक क्षेत्र होता है जिसे हम गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। हम जानते हैं ना बेटा, जैसे ये पृथ्वी है, इसके एक सीमा होती है जहां तक पृथ्वी का गुरुत्वीय बल लगता है, उसके बाद पृथ्वी का गुरुत्वीय बल नहीं लगता, यानी वस्तु अगर यहाँ तक जाती है तो वापस लौट करके आ जाती है। इस सीमा के बाहर जाती है वस्तु तो वापस लौट करके नहीं आती है। तो यहाँ तक पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र रहता है। इसी प्रकार से विद्युत में आवेश के चारों ओर भी उसका एक क्षेत्र रहता है जिसमें अन्य आवेश पर इसका विद्युतीय प्रभाव रहता है, विद्युत बल आदि लगता है। इस क्षेत्र को बोलते हैं बेटा विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। विद्युत क्षेत्र को कैसे दर्शाते हैं, किससे परिभाषित करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। वो परिभाषित करते हैं बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से इसको परिभाषित करते हैं। इन बिहेव यानी व्यवहारिकता में हम समझे कि कभी हम बोलते हैं कि आज टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस है तो हम समझ जाते हैं कि काफ़ी सर्दी है। कभी हम ये बोलते हैं कि टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस है तो हम समझ जाते हैं कि आज तो बहुत तेज लू चल रही है भैया। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो टेम्परेचर क्या बताता है, इस गर्मी सर्दी इनको बताता है। ऐसे विद्युतीय पर्यावरण को कौन दर्शाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको हम अब जनरल वे में केवल विद्युत क्षेत्र भी कह देंगे, तीव्रता शब्द कहने की जरूरत नहीं है। यूं कहें कि भाई विद्युत क्षेत्र इतना है, इसका मतलब हम क्या समझ जाएंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी है। समझ गए बच्चों? अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या चीज होती है वो समझना है। तो कोई भी मान लीजिए बिंदु है, विद्युत क्षेत्र में स्थित है, यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर एकांक धनावेश, एकांक धनावेश की कल्पना करें। एकांक धनावेश का मतलब जिसका परिमाण 1 हो, जैसे एसआई पद्धति में +1 कूलाम, तो ये क्या हो गया बेटा, एकांक धनावेश। इस पर जो लगने वाला बल है, जितना बल लगता है वही उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। मगर यह ध्यान रखना है, यहाँ धनावेश का उपयोग करना है। ऋणावेश भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे निकालते हैं, एकांक धनावेश से। तो एकांक धनावेश पर लगने वाला जो बल होता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का मतलब है एकांक धनावेश पर लगने वाला बल ज्ञात हो गया। एकांक धनावेश पर लगने वाला बल ज्ञात होने का मतलब ये, इन व्यवहारिकता में हम समझे कि 1 पेन का मूल्य 4 रुपए है तो 10 पेन का मूल्य 40 रुपए, 20 पेन का मूल्य 80 रुपए, यानी हम कितना ही मान अपन ज्ञात कर सकते हैं। उसी प्रकार से विद्युत की में एकांक धनावेश पर लगने वाला बल हमें ज्ञात हो जाए तो किसी भी आवेश पर लगने वाला बल हम ज्ञात कर सकते, नहीं ज्ञात कर सकते बेटा। ये इसका व्यवहारिक महत्व है। इसको भी मैं आपको वापस समझाऊंगा बेटा। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई कि भाई एकांक धनावेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाता है। अब एकांक धनावेश पर लगने वाला बल निकालने के लिए क्या करें, एक परीक्षण आवेश Q0 की किसी बिंदु पर कल्पना करते हैं। अब यहाँ पे शब्द आया है बेटा परीक्षण, वर्ड जो है परीक्षण यानी टेस्टिंग चार्ज। टेस्टिंग चार्ज को आप समझ लें बेटा, जैसे मान लीजिए चावल का बैग है और हमें चावल की क्वालिटी देखनी है कि चावल कितना अच्छा है, तो क्या करते हैं, बैग में से थोड़ा सा चावल निकाल लेते हैं, उसमें से बता देते हैं भाई इसमें डंडियाँ हैं, इसमें चावल कटा हुआ है, चावल बिंदा हुआ है, चावल में छेद हैं, उसकी क्वालिटी का पता चल जाता है। तो हमने एक छोटी सी मात्रा ली है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, परीक्षण चावल। उसी प्रकार से एक छोटे से आवेश की कल्पना करें तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, परीक्षण आवेश Q0। उस पर लगने वाला बल, Q0 पर लगने वाला बल F निकाल लेंगे। तो Q0 पर लगने वाला बल F हुआ, तो एकांक धनावेश पर लगने वाला बल क्या हो गया, Q0 से डिवाइड कर देंगे। वो एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और इसे कैपिटल E से डिनोट करते हैं। तो E क्या हो गया बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सदिश रूप में इसको लिखें, सदिश रूप में E सदिश इज इक्वल टू F सदिश अपॉन Q0।
मैं जानता हूँ बच्चों आजकल बहुत स्टूडेंट फॉरवर्ड हो गए हैं, समझते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ी बात समझ में नहीं आई तो मैं आपको समझा देता हूँ कि बेटा यहाँ पे ऐसे नहीं याद करना कि इस पर एरो लगाना है, तीर लगाना है, इस पर एरो लगाना है, तीर लगाना है। इसको ऐसे समझना है कि अगर हमें जब भी विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी हो तो एकांक धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को ज्ञात कर लो। बल की दिशा में ही विद्युत क्षेत्र होगा। शॉर्टकट, जहां भी विद्युत क्षेत्र की दिशा में निकालनी है क्या करना है बेटा, बल की दिशा ज्ञात कर लो। जिधर बल लगेगा उधर ही विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। इसको सिंपल वे में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को सिंपल वे में हम क्या बोल देंगे, विद्युत क्षेत्र। अब एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। यहाँ एक प्रॉब्लम क्या है बेटा कि देखो बेटा, ये हमने इस बिंदु पर मान लीजिए हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है और ये विद्युत क्षेत्र मान लो ऐसे है, इस डायरेक्शन में है ई, ठीक है ना। ये किसी आवेश के कारण भी हो सकता है जो हमें विजिबल है, दिख रहा है, और मान लीजिए आवेश नहीं दिख रहा है, किसी अन्य आवेश के कारण जो हमें दिख नहीं रहा, लेकिन विद्युत क्षेत्र है यहाँ पे। अब इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, एक परीक्षण आवेश Q नोट की कल्पना करेंगे। अरे भाई ये भी तो एक आवेश है, ये स्वयं क्या है, एक आवेश है, जिसका भी क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है। वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा तो या तो वो विद्युत क्षेत्र इधर होगा या इधर होगा। यानी कि ये जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है परीक्षण आवेश के कारण, वो विद्युत क्षेत्र मेन विद्युत क्षेत्र, मूल विद्युत क्षेत्र को या तो घटा देगा या बढ़ा देगा, यानी परिवर्तन कर देगा। तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात होगी उसमें थोड़ी सी त्रुटि होगी। तो इस त्रुटि को दूर करने के लिए बेटा क्या करें, हम जो परीक्षण आवेश लें वो कम से कम लें, कम से कम हो, ताकि इसके द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र कम से कम हो। विद्युत क्षेत्र कह दो या विद्युत बल कह दो। विद्युत क्षेत्र क्या है, एकांक धनावेश पर लगने वाला बल, यानी इसके द्वारा उत्पन्न बल यानी विद्युत क्षेत्र क्या हो, कम से कम हो। तो इसकी सही परिभाषा के लिए एक कंडीशन हो सकती है। वो सही परिभाषा के लिए क्या होना चाहिए, Q नोट का वैल्यू कम से कम होनी चाहिए। कम से कम को क्या लिखते हैं बेटा, Q नोट टेंड्स टू 0। तो सही परिभाषा के लिए E वेक्टर इक्वल टू, इसके साथ कंडीशन है, लिमिट है, क्या लिमिट है, Q नोट टेंड्स टू 0, तब F अपॉन Q नोट विल बी इक्वल्स टू E। यानी एकांक धनावेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर कब होगा, जब परीक्षण आवेश का मान कम से कम हो। जनरल वे में तो हम ये फॉर्मूला काम में ले लेंगे, लेकिन इंटरनली हमें ध्यान रखना है कि यहाँ परीक्षण आवेश क्या है, कम से कम है। तो इसकी सही विद्युत क्षेत्र की सही परिभाषा आ जाएगी। हम देख रहे हैं कि यह सदिश रूप में हमने लिखा है, तो नेचुरली क्या है, ये बल की दिशा में बल सदिश राशि है, अतः विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, सदिश राशि होगा। इसका जो मात्रक है विद्युत क्षेत्र का मात्रक, वो होता है न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। या ये अगले भाग में जब अपन विभव वाला भाग पढ़ेंगे ना इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। और ये एक इंपॉर्टेंट मात्रक है बेटा, वोल्ट प्रति मीटर, हमें ध्यान रखना है। इसका विमीय सूत्र निकालना हो तो न्यूटन हो गया बल, इसका M1 L1 T-2, और पर कूलम, कूलम का होता है धारा इंटू समय, यानी A1 समय का T1, कुल मिला के इसका विमीय सूत्र क्या होगा बच्चों, M1 L1 T-3 A-1। ये विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र है। विद्युत क्षेत्र के बारे में, विद्युत क्षेत्र का मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये नहीं भूले बेटा, है ना, विद्युत क्षेत्र का मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र के बारे में कुछ मुख्य बिंदु है विद्युत क्षेत्र के लिए। पहले तो इसका सूत्र निकाल लेते हैं। विद्युत क्षेत्र, बिंदु आवेश, बिंदु एक बिंदु के रूप में आवेश है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, यानी बिंदुवत आवेश, बिंदु के रूप में आवेश है, उसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यह बिंदु आवेश है Q, इसको क्या बोलते हैं बेटा, ये विद्युत क्षेत्र का स्रोत है, इसलिए इसको बोलते हैं बेटा स्रोत आवेश, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्रोत आवेश, ठीक है बेटा। इसके कारण R दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ तो हम क्या करें, यहाँ पे Q नोट आवेश की कल्पना करें, उस पर लगने वाला बल निकाल लें।
या डायरेक्ट हम एकांक धनावेश पर लगने वाला बल निकाल लें, एक ही बात है बेटा। तो पहले क्यू नोट की कल्पना करके बल निकालते हैं। तो एफ इक्वल टू कितना होता है बेटा, के। Q1 की जगह क्या हो गया, स्रोत आवेश Q। Q2 की जगह क्या आ गया, परीक्षण आवेश Q नोट। और डिस्टेंस कितनी आ गई बेटा, आर स्क्वायर, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये बल हो गया। अतः इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी बेटा, एफ अपॉन क्यू नोट। क्यू नोट से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और ई इक्वल टू के की जगह हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट लिख सकते हैं, जहां एप्सिलॉन नोट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता पहले बता चुके हैं, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। और इसको अदरवाइज हम क्या, +1 कूलम्ब पर लगने वाला बल यानी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते सीधा ही। के Q1 की जगह Q, Q2 की जगह क्या हो गया, 1 अपॉन आर स्क्वायर यानी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुल मिला के क्या आई, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखें तो ई की वैल्यू आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। कुछ मुख्य बिंदु है इसके लिए बेटा, कुछ मुख्य बिंदु ये हमारे कंपटीशन में और हमारे बेसिक क्लियर में करने में काम आएंगे। बेसिक्स इससे हम क्लियर कर सकते हैं। कुछ मुख्य बिंदु, पहला पॉइंट तो ये है बेटा कि देखो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो क्यू पर तो डिपेंड करती है, स्रोत आवेश पर डिपेंड करेगी। स्रोत आवेश जितना ज़्यादा होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ज़्यादा होगी। अरे भाई हम सर्दियों में तपते हैं तो जो आले में हम जितनी ज़्यादा लकड़ी डालेंगे तो उससे ज़्यादा उतनी ज़्यादा थर्मल इंटेंसिटी बढ़ेगी, तो हमें ताप ज़्यादा लगेगा। ऐसे ही हम अगर स्रोत आवेश को बढ़ाएंगे तो क्या होगा बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ेगी। तो स्रोत आवेश पर निर्भर करता है, लेकिन यानी क्यू पर तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्भर करती है, लेकिन परीक्षण आवेश क्यू नोट पर ये निर्भर नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा क्वेश्चन कई बार आया हुआ है बच्चों, वो जैसे यूँ आया कि भाई एक आवेश क्यू के कारण यहाँ पर 2 माइक्रो कूलम्ब आवेश रखा है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, फॉर एग्जाम्पल x है। अब यहाँ 4 माइक्रो कूलम्ब आवेश रख दें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो बच्चों क्या होगी, x ही होगी। यानी परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करता है। परीक्षण आवेश पर निर्भर क्यों नहीं करता है विद्युत क्षेत्र, वो समझने की बात है। भाई विद्युत क्षेत्र क्या चीज है, एकांक धनावेश पर लगने वाला बल ही तो है। एकांक धनावेश पर लगने वाला बल है, वो क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वो वाली बात है कि एक पेन का मूल्य 4 रुपए है, तो आप 8 पेन खरीदो तो भी एक पेन का मूल्य 4 रुपये, 20 पेन खरीदो तो भी एक पेन का मूल्य तो 4 रुपये ही होगा। ऐसा नहीं कि वो पेन का मूल्य बढ़ जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ 2 माइक्रो कूलम्ब आवेश रखो चाहे 4 माइक्रो कूलम्ब आवेश रखो, भाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एकांक धनावेश पर लगने वाला बल। अब 2 पर लगने वाला बल अलग होगा, 4 पर लगने वाला बल बढ़ जाएगा, लेकिन एकांक धनावेश पर लगने वाला बल तो वही रहेगा। तो हमने क्या सीखा बच्चों कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता स्रोत आवेश क्यू पर तो डिपेंड करती है, लेकिन परीक्षण आवेश क्यू नोड पर डिपेंड नहीं करती है। पहला पॉइंट सबको क्लियर हो गया बच्चों। अब सेकंड पॉइंट पर आते हैं हम, विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे निकालें। अभी अभी आपको मैंने बताया था विद्युत क्षेत्र की दिशा, अभी अभी आपको मैंने बताया था कि विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए क्या करें, बल की दिशा ज्ञात कर ले। अगर मान लीजिए स्रोत आवेश प्लस क्यू है, धनात्मक है, धनात्मक आवेश है यानी प्लस क्यू आवेश है, और यहां हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, यानी विद्युत क्षेत्र किस दिशा में है वो ज्ञात करना है। तो यहाँ पर एकांक धनावेश पर लगने वाला बल क्या होगा, इस प्लस के कारण क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, यानी विद्युत क्षेत्र किधर होगा, इस तरफ होगा। इसी प्रकार अगर बिंदु यहाँ है तो विद्युत क्षेत्र किधर होगा, बल इधर लगेगा, तो इसलिए विद्युत क्षेत्र इधर होगा। बिंदु यहाँ है तो बल इधर लगेगा प्रतिकर्षण के कारण, तो विद्युत क्षेत्र इधर होगा। बिंदु यहाँ है तो प्रतिकर्षण बल इधर लगेगा, तो विद्युत क्षेत्र इधर लगेगा। इसको इन शॉर्ट हम क्या याद कर सकते हैं, अगर धनात्मक आवेश हो तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, बाहर की ओर होता है, परे होता है। इसको हम परिमुखी आउटवर्ड भी कह सकते हैं, परिमुखी, और शॉर्टकट इसको परे भी कह सकते हैं, यानी दूर, आवेश से दूर। बिंदु देखो, बिंदु किधर है, जिधर बिंदु है उससे दूर बता दो। बिंदु इधर है तो विद्युत क्षेत्र इधर, बिंदु इधर है तो विद्युत क्षेत्र इधर, बिंदु इधर है तो विद्युत क्षेत्र इधर, और बिंदु इधर है तो विद्युत क्षेत्र इधर। आवेश से दूर, परिमुखी, ठीक है, परे, आउटवर्ड होगा। और अगर नेगेटिव चार्ज है,
मान लीजिए माइनस क्यू चार्ज है, ये ऋणात्मक है, तो बोलो बच्चों यहाँ विद्युत क्षेत्र किधर होगा? एकांक धनावेश पर लगने वाला बल उसको क्या करेगा? एकांक धनावेश को माइनस आवेश क्या करेगा? आकर्षित करेगा। इसलिए विद्युत क्षेत्र किधर होगा? इस तरफ होगा। बिंदु यहाँ है तो विद्युत क्षेत्र इधर होगा, बिंदु यहाँ है तो विद्युत क्षेत्र इधर होगा, और बिंदु यहाँ है तो विद्युत क्षेत्र इधर होगा, यानी आवेश की ओर। इसको बोलते हैं बेटा अंतर्मुखी, इनवर्ड। इनवर्ड होगा बेटा, है ना, अंतर्मुखी, यानी आवेश की ओर। शॉर्टकट याद कर सकते हैं। तो कुल मिला के हमें क्या याद हो गया बेटा? अगर धनात्मक आवेश है तो विद्युत क्षेत्र परे होता है, दूर होता है, आवेश से दूर होता है। और जब विद्युत क्षेत्र आवेश ऋणात्मक होता है तो विद्युत क्षेत्र आवेश की ओर होता है, इनवर्ड होता है, अंतर्मुखी होता है। ठीक है बच्चों। तीसरा पॉइंट, अगर किसी विद्युत क्षेत्र दे रखा हो और उसमें आवेश को रखें तो विद्युत क्षेत्र क्या चीज है? एकांक धनावेश पर लगने वाला बल। तो ये विद्युत क्षेत्र है, ऐसे विद्युत बल रेखाओं द्वारा दर्शाते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं द्वारा दर्शाते हैं। ये अगला पॉइंट आपको बताएंगे भी आपको। तो ये विद्युत क्षेत्र है बेटा, इसकी डायरेक्शन किधर है? इस तरफ है। अब यहाँ इस विद्युत क्षेत्र में हमने क्या रख दिया? एक आवेश रख दिया। तो ये विद्युत क्षेत्र क्या चीज है? एकांक धनावेश पर लगने वाला बल है। तो बेटा बता सकते हो ना बेटा, आवेश क्यू पर क्या लगेगा? बल लगेगा। जब एकांक पर लगने वाला बल ई है तो क्यू पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा? क्यू ई। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? क्यू ई। ठीक है बच्चों। अब सदिश रूप में लिखें तो एफ सदिश बराबर क्यू ई सदिश। अगर क्यू धनात्मक है, प्लस का है, तो बल की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? एक ही दिशा होगी। यानी इस पर बल किधर लगेगा? इधर विद्युत क्षेत्र है तो बल भी इस तरफ ही लगेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा। हाँ तो बच्चों अगर आवेश क्यू धनात्मक है तो बल किधर लगेगा बेटा? विद्युत क्षेत्र की दिशा में। और अगर आवेश क्यू ऋणात्मक है तो ये क्या हो जाएगा बेटा? माइनस क्यू ई। या ऋणात्मक चिन्ह क्या बता रहा है? बल की और विद्युत क्षेत्र की दिशा परस्पर विपरीत होगी, यानी जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। यानी अगर विद्युत क्षेत्र इधर है तो बल किधर लगेगा बेटा? इधर लगेगा। कितना लगेगा? क्यू ई। ठीक है बेटा। इसकी परिमाण तो क्यू ही होगा, लेकिन अगर धनावेश है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा, और ऋणावेश है तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगेगा। और चौथा पॉइंट है बेटा, मुख्य बिंदु पढ़ रहे हैं बेटा हम, है ना, विद्युत क्षेत्र के। चौथा पॉइंट है कि अगर हम किसी आवेश को केंद्र मान करके एक गोले की कल्पना करें तो हम क्या देख रहे हैं बच्चों कि इस गोले पर हर बिंदु की दूरी क्या है? यहाँ से बराबर है। आवेश भी सेम है, आवेश स्रोत आवेश है, इसलिए अपन इसको क्यू लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हर जगह विद्युत क्षेत्र का परिमाण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो आर इसकी क्या है? रेडियस से त्रिज्या है। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो क्या होगा? परिमाण में हर बिंदु पर समान होगा, यानी विद्युत क्षेत्र नियत होगा। और इसकी दिशा जो है वो विद्युत विभव वाले भाग में बताऊंगा कि ये एक समविभव पृष्ठ होता है और उस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा लंबवत होती है, इसलिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र लंबवत होगा। और गोले पर लंबवत दिशा होती है बेटा, गोले पर लंबवत दिशा होती है त्रिज्या की दिशा में, यानी विद्युत क्षेत्र कैसे होगा? त्रिज्यीय दिशा में। ऐसे हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कैसे होगा इस आवेश के कारण? त्रिज्यीय दिशा में, रेडियल डायरेक्शन में। और हिंदी में ऐसे लिखते हैं बेटा, त्रिज्यीय, त्रिज्या की दिशा में। अगर ये आवेश धनात्मक है तो बाहर की ओर होगा, और आवेश ऋणात्मक है तो अंतर्मुखी होगा ये विद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये ऋणात्मक है तो तीर किधर लगाएंगे? अंदर की तरफ। और ये प्लस है तो तीर किधर लगाएंगे? बाहर की तरफ। तो हमने क्या सीख लिया बेटा? किसी बिंदुवत आवेश के चारों ओर आवेश को केंद्र पर स्थित मान करके गोले की कल्पना करें तो गोले पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होती है और उसकी दिशा त्रिज्यीय दिशा में होती है। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा भौतिक अभिप्राय, विद्युत क्षेत्र का भौतिक अभिप्राय। विद्युत आपको मैं बता देता हूँ, भैया ये बता रहे थे विद्युत क्षेत्र का भौतिक अभिप्राय। ठीक है बेटा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि विद्युतीय वातावरण पर्यावरणीय वातावरण का बताने के लिए तापमान एक ऐसा उपाय है, सरलतम उपाय है, जिससे हम बता सकते हैं कि कितनी गर्मी है, कितनी सर्दी है। 6 डिग्री सेंटीग्रेड 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है, इसका मतलब काफ़ी सर्दी है।
और 47 डिग्री सेंटीग्रेड, 48 डिग्री सेंटीग्रेड, 49 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है, तो बहुत ही ज़्यादा लू चल रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। इसी प्रकार से विद्युतीय वातावरण को दर्शाने के लिए विद्युत क्षेत्र एक सरलतम उपाय है कि यहाँ पर इतना विद्युत क्षेत्र है और यहाँ पर इतना विद्युत क्षेत्र है। इवन अगर हवा में, गैस में 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तो हवा का भंजन हो जाता है। ऐसे करंट फ्लो, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती हवा में, लेकिन अगर इतना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दिया जाए तो हवा में भी यानी गैसों में भी विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है। तो ऐसे विद्युतीय वातावरण का इसका पता चलता है। यहाँ पे 300 है, यहाँ 500 है वोल्ट प्रति मीटर, अभी 1000 वोल्ट प्रति मीटर हो चुका है यहाँ पे विद्युत क्षेत्र। ऐसे विद्युतीय वातावरण का पता लगता है। और इसका जो मान है, ई का मान, वो ये बताता है कि आवेशों के निकाय को विक्षुब्ध किए बिना किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश कितना बल अनुभव करता है। विक्षुब्ध किए बिना का मतलब है हिलाए डुलाए बिना, उनको आवेशों को स्थिर रखे हुए हम ये बता सकते हैं कि किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश कितना बल अनुभव करता है। यह विद्युत क्षेत्र का भौतिक अभिप्राय है, भौतिक महत्व है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण का सिद्धांत। विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का मतलब कई विद्युत क्षेत्र अगर मिल जाएं तो परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो विद्युत क्षेत्र जो होगा ई नेट, परिणामी विद्युत क्षेत्र को कैसे लिख देंगे बेटा, ई नेट से। ई नेट होगा सभी विद्युत क्षेत्रों के सदिश योग के बराबर, उसको यूं लिख देते हैं बेटा सिग्मा ई सदिश। डिटेल में लिखें तो इसको यूं लिख सकते हैं E1 प्लस E2। जितने भी विद्युत क्षेत्र हो रहे हैं किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान प्रत्येक विद्युत क्षेत्र के सदिश योग के बराबर होता है। यहाँ मैं बात बता दूं आपको, सिग्मा को ऐसे भी लिखते हैं कुछ लोग, जैसे सिग्मा ई सदिश, इधर नीचे सफिक्स अनुलग्न आई लगा देते हैं और आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है। मान लो 4 विद्युत क्षेत्र है तो I = 1 to I = 4, और मान लो n विद्युत क्षेत्र है तो I = 1 to I = n कर देते हैं। लेकिन मैं इसलिए सफिक्स यहाँ पे यूं नहीं लगाया मैंने कि अगर हमें सबका योग करना है तो ये आई का सफिक्स लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यू के पार्ट टाइम हमें योग करना है, पार्ट टाइम का मतलब है जैसे हमारे पास E1 से लेके E10 तक के तो है विद्युत क्षेत्र, लेकिन हमें 3 से लेकर के और 8 तक के विद्युत क्षेत्र का ही कुल मान निकालना है। ऐसी स्थिति में अनुलग्न यानी सफिक्स लगा देना चाहिए। तब ई नेट कहाँ से कहाँ तक निकाला है, 3 से 8 तक, तब यहाँ पे अनुलग्न लगना आवश्यक है। I = 3 to I = 8 और सिग्मा ई आई, यानी पहली वैल्यू 3 आएगी, फिर 4, 5, 6, 7 और 8 हो जाएगी। लेकिन अगर हमें सबका समेशन करना है तो फिर हमें सफिक्स लगाने की आवश्यकता नहीं है बेटा ये। तो इसलिए हमने इस पे क्या लिख दिया, केवल सिग्मा आई। यानी यदि कई विद्युत क्षेत्र हो, कई आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र हो, तो किसी भी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान प्रत्येक विद्युत क्षेत्र के सदिश योग के बराबर होता है। यह विद्युत क्षेत्रों के अध्यारोपणों का सिद्धांत है, यानी विद्युत क्षेत्रों का योग का सिद्धांत है, मिलने का सिद्धांत है। ठीक है बच्चों। तो इसको हम देख लेंगे। अगर एक ही डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र है तो उनको जोड़ देते हैं, जो विद्युत क्षेत्र विपरीत डायरेक्शन में होगा उसको घटा देंगे, और 2 डायरेक्शन में होता है तो समान चतुर्भुज के नियम का उपयोग कर लेते हैं, या फिर घटक विधि से 2 लंबवत दिशाओं में घटक ज्ञात करके और विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर लेते हैं। अगला टॉपिक है हमारे विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, सर्वप्रथम इनके बारे में फैराडे ने बताया था, और फैराडे ने इनको बोला था विद्युत बल रेखाएं। लेकिन विद्युत बल रेखाएं विद्युत में तो चल जाएगा बेटा, लेकिन चुंबकीय बल रेखाएं अगर बोलते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा भ्रामक हो जाता है, उसमें हमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहना पड़ता है। इसलिए हम प्रचलन में क्या बना लेते हैं, विद्युत बल रेखाएं तो बोल सकते हैं, कोई गलती नहीं है, लेकिन हम क्या बोलेंगे इनको, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ताकि हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी बोल सके। नहीं तो फिर वहाँ चुंबकीय बल रेखाएं बोलेंगे तो थोड़ा वो भ्रामक हो जाएगा बेटा। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है बेटा,
विद्युत क्षेत्र में अगर हम स्वतंत्र मुक्त एकांक धनावेश यानी +1 कूलाम की कल्पना करें। अब वो मुक्त है, मुक्त का मतलब ये होता है जिधर बल लगेगा उधर आवेश गति करेगा। तो चूंकि विद्युत क्षेत्र में रखा है, विद्युत क्षेत्र क्या है, एकांक धनावेश पर लगने वाला बल ही तो है, तो उस बल के कारण आवेश क्या करेगा, एक वक्रीय पथ पर गति करेगा। इस वक्रीय पथ को ही क्या बोलते हैं, विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा। यानी स्वतंत्र एकांक धनावेश बल अनुभव करके जिस वक्रीय पथ पर गति करता है, काल्पनिक पथ पर गति करता है, उस पथ को ही क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है विद्युतीय पर्यावरण को पर्यावरण का चित्रात्मक यानी चित्र के रूप में, और ये कौन से होते चित्र, त्रिविमीय, किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं बेटा, ये चित्रात्मक प्रदर्शन करने का एक सरलतम उपाय है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युतीय पर्यावरण को चित्रात्मक रूप से दर्शाने का एक सरलतम उपाय है। किसी भी आवेश से निकलने वाली बल रेखाएं असंख्य हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती हैं, जितनी चाहो उतनी खींच सकते हैं। तो उनकी संख्या से मतलब नहीं है, उनकी आपेक्षिक प्रबलता से मतलब है कि जैसे मान लो यहाँ ऐसे बल रेखाएं निकल रही है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही है। अब हम एकांक क्षेत्रफल की कल्पना करें तो यहाँ एकांक क्षेत्रफल से ज्यादा बल रेखाएं निकलेगी, यानी यहाँ विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्यादा है, और यहाँ एकांक क्षेत्रफल से कम बल रेखाएं निकलेगी, क्योंकि अब दूर हो गया पॉइंट, तो बल रेखाएं क्या हो रही है बेटा, कम निकल रही है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या हो गया, कम हो गया। यानी विद्युत क्षेत्र को हमें काय से देखना है, उनकी सघनता, प्रबलता, घनत्व से देखना है कि कितनी ज्यादा बल रेखाएं किसी क्षेत्रफल से गुजर रही हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के चित्र हम बनाए तो चित्र देखो बेटा, जैसे एकल आवेश हो, सिंगल आवेश हो, एकल आवेश के कारण, अब एकल आवेश कौन सा है बेटा, धनात्मक आवेश है, तो क्षेत्र रेखाएं कैसे होगी बेटा, बाहर की ओर, क्योंकि एकांक धनावेश बल अनुभव करके इधर गति करेगा, तो क्षेत्र रेखाएं कैसे हो जाएगी बच्चों, ऐसे बाहर की ओर। और अगर ये ऋणावेश है तो क्षेत्र रेखाएं कैसे होगी, अंतर्मुखी, अंदर की ओर। इन शॉर्ट क्या निष्कर्ष निकला कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से तो निकलती है और ऋणावेश में प्रवेश करती है। दो आवेश हो, अब दोनों आवेश क्या है बेटा, सजाती है, यानी दोनों प्लस प्लस है या दोनों माइनस माइनस है। तो यहां से कोई क्षेत्र रेखा निकलती है तो ये क्या करेगा, इसको ये एकांक धनावेश यूं चल रहा है, तो ये आवेश क्या करेगा, उसको प्रतिकर्षित करेगा, फलस्वरूप एकांक धनावेश इधर मुड़ जाएगा। ऐसे ये आवेश यहां से चल रहा है, एकांक धनावेश, बल रेखा यूं चल रही है, तो ये उसको प्रतिकर्षित करेगा, तो एकांक धनावेश इधर मुड़ जाएगा, ऐसे इधर मुड़ जाएगा, ऐसे इधर मुड़ जाएगा। बाकी क्षेत्र रेखाएं अपन ऐसे कितनी भी अपन खींच सकते हैं, असंख्य क्षेत्र रेखाएं खींच सकते हैं, ये बाहर निकलेगी। ठीक है बच्चों, यहाँ एक बिंदु ऐसा होगा इनके बीच में जहां कोई क्षेत्र रेखा नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि इसके कारण विद्युत क्षेत्र इधर होगा, इसके कारण विद्युत क्षेत्र इधर होगा, तो परिणाम विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसे बोलते हैं उदासीन बिंदु, न्यूट्रल पॉइंट। यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है बेटा, शून्य होती है। इसी प्रकार से माइनस आवेश हो तो उसमें भी क्या होता है, इनके बीच में एक उदासीन बिंदु मिलता है, जिसकी स्थिति इनके आवेशों पर डिपेंड करती है। ये ज्यादा है तो उदासीन बिंदु इससे थोड़ा दूर मिलेगा, इसके निकट मिलेगा, इससे दूर मिलेगा। ठीक है ना बेटा, ये बाहर ना आकर के विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे होती है बेटा, अंदर की ओर, इनवर्ड। इस प्रकार से। और उदासीन बिंदु कहाँ होगा, यहाँ होगा। दोनों आवेश क्या हो, सजाती हो, और दोनों आवेश क्या हो, विजातीय हो। दोनों आवेश विजातीय हो, यानी एक तो प्लस है और एक माइनस है। ये प्लस आवेश है और बच्चों ये माइनस आवेश है। दोनों आवेश क्या है, विजातीय है। तो यहां से एकांक धनावेश पर बल इधर लगेगा तो इधर गति करेगा, यानी बल रेखा इधर चलेगी। ये ऋणावेश है, उस एकांक धनावेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा,
तो ये बल रेखा प्लस से चल करके माइनस पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे और बल रेखाएं भी हम खींच सकते हैं। इनका जो एरो है, तीर है बेटा, वो तो इधर से तो क्या करना है, बहिर्मुखी बाहर की ओर, और इधर क्या करना है, अंतर्मुखी यानी अंदर की ओर। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम चित्रात्मक रूप से विद्युत क्षेत्र को दर्शा सकते हैं। इनके विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, रेखाओं के गुण, कुछ गुण है बेटा, हर बच्चे को अगर बोर्ड के एग्जाम के लिए देख रहे हैं तो चार गुण तो याद होने ही चाहिए, और बाकी जो कंपटीशन के लिए तो सारे गुण धर्म इनके सीखने ही है बेटा। तो पहला गुण धर्म क्या है इनका, ये क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है, इसलिए ये खुले वक्र होती है। बंद वक्र का मतलब अगर यूं जा करके और कहीं से भी होकर के वापस यहाँ आ जाए तो ये बंद वक्र होता है। लेकिन यहाँ तो क्या हो रही है बेटा, ये धनावेश से तो प्रारंभ हो रही है और ऋणावेश पर समाप्त हो रही है, इसलिए क्या है, ये खुले वक्र हैं। आगे चल के बताएंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खुले वक्र न होकर के बंद वक्र होती हैं। उसमें नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है क्षेत्र रेखाएं, तो साउथ से नॉर्थ की ओर भी जाती है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, प्लस से निकलती है, माइनस पे समाप्त हो जाती है, तो माइनस से निकल नहीं सकती, इसलिए क्या होती है, खुले वक्र होती है। दूसरा पॉइंट है कि ये मान लीजिए कोई विद्युत क्षेत्र रेखा का भाग है, किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी हो तो यहाँ स्पर्श रेखा खींच दे। ये स्पर्श रेखा की दिशा ही क्या बताएगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा को। यहाँ विद्युत क्षेत्र इधर है, यहाँ विद्युत क्षेत्र इधर है, तो किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। थर्ड पॉइंट है, अगर मान लीजिए दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, एक ये है इस डायरेक्शन में और एक ये है इस डायरेक्शन में, काटती है एक दूसरे को, तो ये कटान बिंदु है, प्रतिच्छेद बिंदु है, इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो ये क्षेत्र रेखा तो कह रही है कि भाई विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, और ये क्षेत्र रेखा कह रही है कि विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है। तो इसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की क्या हो गई बेटा, दो दो दिशाएं हो गई। कि भाई इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं, भाई अमिताभ बच्चन कहाँ है, अमिताभ बच्चन घर पे खाना भी खा रहा है और शूटिंग भी कर रहा है, ये पॉसिबल नहीं है, या तो खाना ही खा रहा होगा या शूटिंग ही कर रहा होगा। तो इस कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र किधर है, इस कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र या तो इधर है या इधर है, ये पॉसिबल नहीं है, दो डायरेक्शन होना पॉसिबल नहीं है, इसलिए दो क्षेत्र रेखाओं का काटना भी पॉसिबल नहीं है। तो दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर यानी प्रतिच्छेद बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की एक से अधिक दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं है, इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं का काटना भी संभव नहीं है। चौथा गुणधर्म है बेटा सम विद्युत क्षेत्र। ऐसा क्षेत्र जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण और दिशा एक समान हो, यानी विद्युत क्षेत्र एक समान हो, तो उसको बोलते हैं सम विद्युत क्षेत्र। सम विद्युत क्षेत्र के लिए दर्शाने के लिए समांतर समान दूरी पर स्थित सरल रेखाओं के द्वारा इनको दर्शाया जाता है इस प्रकार से। ये क्या है बेटा, सम विद्युत क्षेत्र। अगर मान लीजिए विद्युत क्षेत्र को अपन यूं दर्शाएं कि भाई ये समांतर भी है और सरल रेखा नहीं है, पर यह सम विद्युत क्षेत्र भी नहीं है, ये तो है। क्यों नहीं है बेटा सम विद्युत क्षेत्र, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ विद्युत क्षेत्र की दिशा इस डायरेक्शन में, यहाँ विद्युत क्षेत्र की दिशा इस डायरेक्शन में, यहाँ विद्युत क्षेत्र की दिशा इस डायरेक्शन में है। तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन अलग अलग होगी, मैग्नीट्यूड तो बराबर है, परिमाण तो बराबर है, लेकिन दिशा अलग अलग होने के कारण ये क्या है, सम विद्युत क्षेत्र नहीं है। तो सम विद्युत क्षेत्र होने के लिए क्या होना चाहिए बेटा, सरल रेखा होना चाहिए। एक गुणधर्म और है बेटा इसका, जैसे विद्युत क्षेत्र के लंबवत एकांक क्षेत्रफल की कल्पना करें तो उससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या विद्युत क्षेत्र के परिमाण को दर्शाएगी। यानी विद्युत क्षेत्र का परिमाण कितना होता है, क्या होता है बेटा, विद्युत क्षेत्र के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, विद्युत क्षेत्र के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या विद्युत क्षेत्र के परिमाण को दर्शाती है। तो अगर कोई कहे कि भाई ये सरल रेखा भी है, समांतर भी है, परंतु यह सम विद्युत क्षेत्र क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है बेटा, यहाँ अगर एकांक क्षेत्रफल की कल्पना करते हैं इससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या बहुत कम होगी, और यहाँ हम एकांक क्षेत्रफल की कल्पना करते हैं तो इससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या ज़्यादा होगी, यानी यहाँ विद्युत क्षेत्र का परिमाण
कम है या विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज़्यादा है, इसलिए सम विद्युत क्षेत्र नहीं है। इसलिए सरल रेखाएं सम विद्युत क्षेत्र के लिए क्या होना चाहिए, समांतर भी हो, सरल समान दूरी पर भी हो और सरल रेखाएं भी हो, तो ऐसा क्षेत्र क्या होता है, सम विद्युत क्षेत्र। ठीक है बेटा। अगर कोई आवेश रहित क्षेत्र है, आवेश के बिना क्षेत्र है, आवेश रहित क्षेत्र, तो उसमें क्षेत्र रेखाएं जैसे मान लीजिए यूं चल रही है, ये सतत है जो कहीं भी नहीं टूट रही, लेकिन अगर यहाँ आवेश रख दें तो इसके कारण हो सकता है विद्युत क्षेत्र इतना हो, तो यहाँ पर इसका जो ये विद्युत क्षेत्र दे रखा है और ये विद्युत क्षेत्र एक दूसरे को कैंसिल कर दे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र रेखा कट जाएगी, यानी ये टूट जाएगा। तो अगर आवेश रहित क्षेत्र है, यानी कोई आवेश रखा ही नहीं, तो ये क्षेत्र रेखा कैसे होगी बेटा, सतत होगी, कंटिन्यूअस होगी। ठीक है बच्चों। इसके अलावा भी कुछ गुणधर्म और हैं कि अगर प्लस और माइनस के बीच में विद्युत क्षेत्र रेखा देखें तो खींची हुई डोरी के समान सिकुड़ने का प्रयास करती है। सिकुड़ने का मतलब क्या है, जो तनी हुई डोरी के समान होती है, सिकुड़ने का प्रयास करती है ना, अपने डिस्टेंस को कम करने का प्रयास करती है। तो ये जो विद्युत क्षेत्र रेखा है इन दोनों के बीच में एक तनी हुई डोरी के समान सिकुड़ने का प्रयास करती है, जो ये बताती है कि विजातीय आवेशों में आकर्षण करने की प्रकृति होती है। ठीक है, आकर्षण करने की प्रकृति होती है। तो बेटा ये विद्युत क्षेत्र का पार्ट था। अब आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है बेटा, ताकि आपको पहले से पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। अगला टॉपिक अपना होगा विद्युत द्विध्रुव के बारे में, जो शीघ्र ही आपके सामने आ जाएगा।